नोट: 2 मनोहत्यारे थे जिन्होंने इस कहानी को लिखने के लिए मेरे लिए प्रेरणा का काम किया है। एक हैं अलेक्जेंडर पिचुस्किन और दूसरे हैं जॉन। कुछ सीक्वेंस दक्षिण कोरियाई फिल्म आई वॉट डेविल से शिथिल रूप से प्रभावित थे। कहानी में शामिल कुछ हिंसा और गोरखधंधे दृश्यों के कारण यह 7 साल से कम उम्र के बच्चों तक ही सीमित है और 13 साल से 17 साल के बच्चों को इस कहानी के लिए माता पिता के मार्गदर्शन की जरूरत है। सिंगनल्लूर झील। रात 8:30 बजे। सिंगनल्लूर झील के पास लगभग 8:30 बजे एक स्कूल बस चालक अपनी बजाज पल्सर बाइक से लौटता है। हमेशा की तरह अपने एक दोस्त से फोन पर बात करता है, जिसने उससे पूछा, अलेक्जेंडर आज आपका काम कैसा था? अपने दोस्त से बात करते हुए उसने देखा कि एक गर्भवती महिला सड़क के किनारे खड़ी है और वह उसकी कॉल को लटकाकर उसके पास जाता है। उसने लापरवाही से उससे पूछा, मैडम आप कौन हैं? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं इशिका हूँ, अविनाशी से। मैं यहाँ अपने घर वापस जाने के लिए कॉल टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ, लड़की ने कहा। सिकंदर फिर उससे कहता है, कोई चिंता नहीं मैम, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ? शुरू में हिचकिचाती इशिका मना कर देती है। हालांकि जल्द ही अपने घर वापस जाने की उसकी इच्छा को देखते हुए वह अंततः उसका अनुरोध स्वीकार कर लेती है और उसकी बाइक में चली जाती है। जाते समय सिकंदर अचानक अपना रास्ता बदल लेता है और वापस अपने एकांत घर में चला जाता है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे अविनाशी के लिए जाना है, लड़की ने कहा। हालांकि जब वह बोल रही थी, सिकंदर की आंखें लाल हो गईं। अपने दांतों को सहलाते हुए वह उसकी नाक पर वार करके अपने क्रूर पक्षों को नीचे लाता है। नाक से खून की कुछ बूंदों के बहने से इशिका बेहोश हो जाती है। एक गर्भवती महिला होने की दया दिखाए बिना सिकंदर उसका यौन उत्पीड़न करता है। लगभग 4:30 बजे वह बेहोश और थकी हुई इशिका को एक अस्थायी गिलोटिन की ओर घसीटता है, जहां वह उसे मार डालता है। वह उसके शरीर को नोयाल नदी में बिखेर देता है। कुछ घंटों बाद हमेशा की तरह एक स्थानीय कॉलेज का छात्र अपनी बाइक धोने के लिए वेल्लोर में नोयाल नदी में जाता है। बाइक धोने और तैयार होने के बाद उसने इशिका के एक कान पर ध्यान दिया। डरे हुए लड़के ने पुलिस को फोन किया। नमस्कार, पुलिस स्टेशन। महोदय, यहाँ एक महिला के कान मिले हैं। एसीपी साई अधिष्ठा और उनके अधीनस्थ निरीक्षक सुधीश आईपीएस के नेतृत्व में पुलिस टीम नदी के चारों ओर और नदी में तलाशी ले रही है। एसीपी बचपन से ही इशिका के पति अखिल के करीबी दोस्त हैं। जैसे ही आदित्य खोज रहा है, एक खोजकर्ता उससे कहता है, सर, यहाँ एक कटा हुआ सिर और एक क्षतविक्षत शव मिला है। आदित्य के पूरे शरीर में पसीने और चेहरे पर डर के साथ वह साइट की ओर जाता है। सिर कटा हुआ देखकर आदित्य एक झाड़ी के पास उल्टी कर देती है। उसके सिर में कुछ देर तक दर्द रहता है। उसे इशिका होने की पुष्टि करते हुए वह तबाह और दिल टूट जाता है। मुझे नहीं पता कि सुधीश को देखकर अखिल सर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वह उसे इस तरह देखना सहन नहीं कर सकता, आदित्य ने इंस्पेक्टर सुधीश से कहा। अखिल अपनी कार के अंदर बैठे हैं, इशिका द्वारा गाया गया गाना नैना पुडेना सुन रहे हैं। कुछ देर के लिए ताज़ा करते हुए वह बाहर प्रवेश करता है और आदित्य से पूछा, आधी, वह इशिका नहीं है ना? वह अपनी चुप्पी देखता है। उसकी आंखों से आंसू बहने के साथ घबराए हुए अखिल ने अपने कंधे हिलाते हुए पूछा, क्या वह इशिका सही नहीं है? मुझे उसे देखने जाने दो। वह इशिका के मृत शरीर की ओर जाता है, जो एक सफेद चादर से ढका हुआ है। उसका सिर उसके शरीर से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आदित्य उसे रोकता है और कहता है, नहीं अखिल, कृपया न देखें, कृपया। हालांकि
वह उसे एक तरफ धकेलता है और इशिका के कटे हुए सिर और उसके जीर्ण शरीर को देखता है। उसे इस अवस्था में देखते ही उसकी धड़कन कुछ देर के लिए रुक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जगह में घुटने टेककर टूट जाता है और हताशा में चिल्लाता है। 3 दिन बाद गणपति पुलिस मुख्यालय। इशिका की मौत के 3 दिन बाद अखिल ने आदित्य से पूछा, आदित्य, जब आपकी पत्नी यामिनी को आपके विरोधियों ने मार डाला तो आपने उनके साथ क्या किया दा? क्या आप दा को नहीं जानते? मैंने उन काली भेड़ों को बेरहमी से मार डाला और इसे आत्मरक्षा के लिए मुठभेड़ के रूप में तैयार किया, आदित्य ने आंसुओं में कहा। मैं इशिका की मौत का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ, एक अश्रुपूर्ण अखिल ने कहा, जिसने आदित्य को चौंका दिया। वह उससे कहने की कोशिश करता है, अखिल, यह नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में आपके कामों जैसा नहीं है। यह एक चीज है जो कानून से संबंधित है, आदित्य ने कहा। एक और गुस्से में अखिल ने आदित्य की शर्ट पकड़कर उससे पूछा, अरे क्या कानून? कानून? वह 5 माह की गर्भवती दा थी। उस हत्यारे ने बेरहमी से उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। क्या मुझे चुप रहना चाहिए? मुझे आपकी किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने आप संभाल लूंगा। मैं उस खूनी को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी पत्नी को मार डाला। जैसे ही अखिल अपना कूलिंग ग्लास पहन रहा होता है और वहां से निकल जाता है, आदित्य अखिल को फोन करता है और कहता है, अखिल, जरा ठहरिए, मुझे इस मामले में एक मित्र के रूप में आपकी मदद करनी है। ठीक है, वह रुकता है। आदित्य अपनी अपराध जांच रिपोर्ट के माध्यम से अखिल को 4 संदिग्धों को दिखाता है। वास्तव में मुझे आपको ये रिपोर्टें नहीं दिखानी चाहिए कानून के अनुसार। हालांकि मैं अपना समर्थन उधार दे रहा हूँ आपका बदला लेने के लिए। सफलदा दोस्त। पहले 3 हैं, ऋषि, जोसेफ, सिकंदर और आखिरी एक इरफान। आदित्य ने कहा, आप उन पर कैसे शक करते हैं? अखिल से पूछा। आदित्य ने उससे कहा, जब आप आतंकवादियों को खत्म करने के मिशन में थे तो इनमें से कुछ लोगों ने इशिका दा के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए मुझे उनकी मौत पर शक हुआ। इसके अतिरिक्त इस मामले को मेरे वरिष्ठ अधिकारी दा द्वारा जल्द ही लिया जाएगा। अखिल बदला लेने के अपने मिशन को शुरू करने के लिए आगे बढ़ता है। वह पहले 2 ऋषि और जोसेफ का अपहरण कर लेता है। उन्हें उक्कडम के पास एक सुनसान जगह पर लाकर अखिल 2 लोगों को कुर्सी पर बांधकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम हमें प्रताड़ित करने वाले हो? इस शरीर को गोली लगी है, ये पानी मेरा क्या कर सकता है दा? यह देखकर आदित्य को संदेह हुआ और अखिल ने जोसेफ और ऋषि को उत्तर देते हुए कहा, पहले तुम इसे पानी के रूप में महसूस कर सकते हो, तब आप इसे एक पहाड़ की तरह वजन के रूप में महसूस कर सकते थे। यह चीनी यातना तकनीक है। अगर वह अडिग है तो भी केवल 3 घंटे। दोनों हमें सच बताएंगे। लोगों ने फिर अखिल से पूछा, यह चलेगा या नहीं दा? उबाओ। दोनों लोग सजा के प्रभाव को महसूस करने लगते हैं और दोनों लोगों से यातना देने की तकनीक को रोकने की भीख मांगते हैं। अरे यह क्या है दा? क्या? अरे! लोग आदित्य और अखिल पर चिल्लाते हैं। वे किसी की तरह महसूस करते हैं। उनकी आंखें तोड़ रही हैं और अपना चेहरा खरोंच कर रही हैं। आगे डरते हुए जोसेफ ने पूछा, आप क्या चाहते हैं दा? अखिल ने लड़कों से इशिका के बारे में पूछा। वे स्वीकार करते हैं कि उनका पीछा किया गया था, लेकिन उनमें उसकी हत्या करने की ज्यादा हिम्मत नहीं है। आश्वस्त होकर वह उन्हें जाने देता है और आदित्य के साथ तीसरे संदिग्ध सिकंदर के घर की तलाशी लेता है। तलाशी के दौरान आदित्य को इशिका की अंगूठी मिलती है। अखिल, यह देखें दा, तुम्हें यह अंगूठी याद है? आदित्य से पूछा।
हाँ दा, मैंने यह अंगूठी इशिका को उसके जन्मदिन के दौरान पहनी थी, अखिल ने कहा। वह आगे आदित्य से पुष्टि करता है, सगाई की अंगूठी सिकंदर को अपराधी अधि के रूप में साबित करती है। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी भौहें कस रही थी। थोड़ी देर बाद सिकंदर एक 19 साल की कॉलेज गर्ल के घर लाता है। उसे बेहोश करते हुए वह अपनी पोशाक हटा देता है और आगे लड़की को नग्न करता है। वह लालच में आकर लड़की का यौन शोषण करता है। इस बीच गुस्से में अखिल सिकंदर को देखता है। उससे आमने सामने मिलना और कराटे में प्रशिक्षित होने के कारण अखिल सिकंदर को बेहोश कर देता है। उन्होंने मुंह ढका हुआ मास्क पहना हुआ है। जब वह बेहोश एलेक्स को खत्म करने के लिए तलवार लेता है, तब तक आदित्य ने उसे रोक दिया। उसने उसे यह कहते हुए सलाह दी, अखिल, हम उसकी अज्ञात गतिविधियों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हमें उसकी गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ देखना और जानना होगा। आदित्य के विचारों के अनुसार अखिल सहमत हो जाता है। इसके अलावा उसने एक जीपीएस ट्रैकर को अपने गले से नीचे कर लिया। आदित्य यह भी बताते हैं, यह जीपीएस ट्रैकर हमें वास्तविक समय में सिकंदर के स्थान को देखने की अनुमति देगा और हम उसकी बातचीत सुन सकते हैं। कुछ घंटों बाद एक बेहोश सिकंदर चोट के कारण जागता है और दर्द से चिल्लाता है। वह सिंगनल्लूर वेल्लोर रोड में सड़क के किनारे चलता है और उसे एक टैक्सी द्वारा सवारी की पेशकश की जाती है, जिसमें पहले से ही एक यात्री था। कार से गुजरते समय सिकंदर को कुछ गहने, पैसे और हार दिखाई देते हैं। चतुराई से वह अनुमान लगाता है कि दोनों एक पेशेवर चोर हैं और आदित्य के चौथे संदिग्ध हैं। अपने आप को उनके चंगुल से बचाने और अपनी जान बचाने के लिए वह पहले से ही वार करता है और बेरहमी से उन्हें खत्म कर देता है। उनके शवों के साथ सिकंदर पलक्कड़ के पास एक गांव की ओर ड्राइव करना जारी रखता है। पास की एक धारा को देखकर वह शवों को फेंक देता है और एक गांव की ओर बढ़ जाता है। एसएमजी मैट्रिक स्कूल, पील मेडो। इस बीच आदित्य और अखिल स्कूल जाते हैं, जहां सिकंदर वैन ड्राइवर के रूप में काम करता है और स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल से मिलने जाने से पहले आदित्य ने अखिल से अनुरोध किया, अखिल, मैं खुद जाऊंगा और उसके बारे में जांच करूंगा। यदि वे आपको एनआईए एजेंट के रूप में देखते हैं तो वे सोचेंगे, यहाँ रुको। वह अंदर जाता है और प्रिंसिपल से बात करता है, सिकंदर के बारे में पूछता और जांच करता है। कुछ घंटों बाद वह कमरे से बाहर आता है और कार में जाते समय आदित्य कहता है, मैं सिकंदर के अतीत के बारे में जानकर वास्तव में हैरान हूँ। क्या हुआ? क्यों? अखिल से पूछा। कुछ मिनट पीछे मुख्य कक्ष। कॉफी की पहली बूंद पीते हुए आदित्य ने प्रिंसिपल से पूछा, सर, तुम्हें पता है वह कौन है? वह सिकंदर की तस्वीर लगाता है। प्रिंसिपल ने जवाब दिया, हाँ सर। खैर, वह हमारा बस ड्राइवर है। महोदय, बस चालक अपराधी है, साथ ही एक सीरियल किलर भी। मुझे पता चला कि चेन्नई में सेंट्रल जेल के एक दोस्त के माध्यम से, आदित्य ने कहा। कुछ मिनटों के लिए सोचते हुए प्रिंसिपल ने थोड़ा सा पानी पी लिया और कहा, सर, उसका नाम सिकंदर नहीं है, अलेक्जेंडर विलियम जोसेफ। उन्होंने चेन्नई सर के पास एक निजी स्कूल में पढ़ाई की। एलेक्स को शुरुआत में मिलनसार बच्चा होने के लिए याद किया जाता है। हालांकि एक घटना के बाद यह बदल गया जिसमें एलेक्स एक झूले से पीछे की ओर गिर गया, जिसने फिर उसके माथे में मारा क्योंकि वह वापस आ गया। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि इस घटना ने एलेक्स के मस्तिष्क के ललाट प्रांतस्था को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस तरह के नुकसान को खराब आवेग विनियमन और आक्रामकता की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए जाना जाता है। चूंकि एलेक्स अभी भी एक बच्चा था, इसलिए क्षति अधिक गंभीर होती, क्योंकि एक बच्चे का माथा एक वयस्क की तुलना में मस्तिष्क के लिए केवल एक अंश ही सुरक्षा प्रदान करता है।
फिर आदित्य ने प्रिंसिपल से आगे पूछा, सर, क्या प्रभाव उसके शेष जीवन का अनुसरण करता है? उसने जवाब दिया, इस दुर्घटना के बाद एलेक्स अक्सर शत्रुतापूर्ण और आवेगपूर्ण हो गया। उनकी मां ने जल्द ही उन्हें एक मुख्यधारा के स्कूल से स्थानांतरित करने का फैसला किया, जिसमें वह सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए एक में भाग ले रहे थे। इस स्थानांतरण से पहले मुख्यधारा के स्कूल के बच्चों को सिकंदर को शारीरिक और मौखिक रूप से तंग करने के लिए जाना जाता था। उसे उस मंदबुद्धि के रूप में संदर्भित किया गया था। इस दुर्व्यवहार ने सिकंदर के क्रोध और शत्रुता को तेज करने का काम किया। प्रारंभिक किशोरावस्था में पहुंचने पर सिकंदर के नाना ने स्वीकार किया कि वह अत्यधिक बुद्धिमान था और उसे लगा कि उसकी जन्मजात प्रतिभा बर्बाद हो रही है, क्योंकि वह घर पर किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं था और जिस स्कूल में वह नामांकित था वह विकलांगता पर काबू पाने की तुलना में अधिक केंद्रित था। उपलब्धि को बढ़ावा देने पर अध्यात्म कुछ देर चुप रहा और चाय पीने लगा। बाद में उसने उससे पूछा, उसके वयस्क जीवन के बारे में क्या? यूसुफ के दादा उसे अपने घर में रहने के लिए ले गए और उसे स्कूल के बाहर बौद्धिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इन रुचियों में सबसे गहरी थी शतरंज। उन्हें सिखाया गया था कि कैसे खेलना है और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद बिट्सा पार्क में सार्वजनिक रूप से खेलने वाले बुजुर्ग पुरुषों के खिलाफ प्रदर्शनी खेलों में पेश किया गया था। यह पता चला कि सिकंदर एक उत्कृष्ट शतरंज खिलाड़ी था और पहली बार उसने अपने सभी खेलों में शतरंज की बिसात पर हावी होने पर अपनी आक्रामकता के लिए एक चैनल पाया। अलेक्जेंडर को अपने पूरे किशोरावस्था में मुख्यधारा के स्कूली बच्चों द्वारा धमकाया जाता रहा और जब इस अवधि के अंत में उनके दादा की मृत्यु हो गई तो उन्हें भावनात्मक झटका लगा। उन्हें अपनी मां के घर लौटने के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्होंने एक छात्र के रूप में दाखिला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके दादा की मौत ने सिकंदर को काफी प्रभावित किया था। नुकसान के दर्द को कम करने के साथ साथ अपनी गंभीर आक्रामक प्रवृत्ति को शांत करने के प्रयास में उसने बड़ी मात्रा में वोदका का सेवन करना शुरू कर दिया। उन्होंने घर पर और बिट्सा पार्क में प्रदर्शनी खेलों में शतरंज खेलना जारी रखा। अब वोदका पीने में अन्य पुरुषों के साथ शामिल हो गए। हालांकि उनके विपरीत वह शराब से बहुत प्रभावित हुए बिना खेल सकते थे। यह इस समय था कि सिकंदर ने एक और अधिक भयावह शौक विकसित करना शुरू कर दिया, जो उस समय किसी के लिए भी अज्ञात रहा। जब भी उसे पता चलता कि वह बच्चों के संपर्क में आने वाला है, तो वह एक वीडियो कैमरा साथ ले जाएगा और उन्हें धमकाने के लिए आगे बढ़ेगा। एक परेशान और खतरनाक भविष्यवाणी के अवसर पर, जिसे तब से सार्वजनिक किया गया है, उसने एक छोटे बच्चे को एक पैर से उल्टा पकड़ रखा था और कैमरे से कहा, अब तुम मेरी शक्ति में हो, खिड़की, और आप अपनी मृत्यु के लिए 15 मीटर गिरेंगे। फिर उसने अपनी शक्ति की पुष्टि करने के लिए इन वीडियो को बार बार देखा। हालांकि 1992 तक यह प्रथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो गई थी। वह उक्कदम में अपनी मां, छोटी सौतेली बहन और उनके बेटे के साथ 5वीं मंजिल पर 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में पले बढ़े। खुद को वित्तपोषित करने के लिए वह एक ड्राइवर के रूप में शामिल हो गया। हालांकि सिकंदर के निजी जीवन को उसकी मां के माध्यम से जानने के बावजूद मुझे सिकंदर के इन क्रूर पक्षों की उम्मीद नहीं थी। आदित्य ने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया और कमरे से बाहर निकल गया। वर्तमान। फिलहाल अखिल सिकंदर के इस काले अतीत को सुनकर हैरान है। उसी समय वह एक लड़की की आवाज इलेक्ट्रॉनिक बग के माध्यम से और कुछ उपकरणों को सुनता है, जिन्हें फेंक दिया जाता है। यह पलक्कड़ के पास एक निजी अस्पताल है। पलक्कड़ अस्पतालों में सिकंदर नर्स का अपहरण कर लेता है और उसका यौन शोषण करता है। उसी समय अखिल पलक्कड़ में अपने स्थान को ट्रैक करता है और उसे वश में करने के लिए आता है। इस बार अखिल ने खुद आकर आदित्य को नहीं आने को कहा है, चूंकि उसे अपनी बेटी अधिया की देखभाल करनी है, जो उस पर विश्वास करती है। सिकंदर ने उससे पूछा,
क्या तुम वह आदमी थे जो मास्क पहनकर मुझ पर हमला कर रहे थे? वह उसे मारने के लिए पास की तलवार खोल देता है। हालांकि अखिल ने अपने अकिलीज टेंडन को काट दिया। उसे मारने के बारे में वह आदित्य के शब्दों को याद करता है, हमें सिकंदर को बाहर निकालना होगा, तभी जब सही समय आ जाए। अखिल, इसके बारे में मत भूलना। इलेक्ट्रॉनिक बग को ध्यान में रखते हुए अखिल उसे एक बार फिर रिहा कर देता है। सिकंदर अब अपने बचपन के करीबी दोस्त जॉन एडवर्ड से मिलने का फैसला करता है। अलेक्जेंडर के विपरीत जॉन एडवर्ड अपने पीड़ितों का तुरंत अपहरण नहीं करता है। वह अपने जादुई कौशल के माध्यम से अपने शिकार को फंसाता है। जैसा कि वह एक बलात्कारी और नेक्रोफिलिया है, जॉन बार बार उनकी मृत लाशों के माध्यम से संभोग में शामिल होता है। जॉन सिकंदर को देखता है और कहता है, दा सिकंदर के अंदर आओ, बैठिए। यह क्या है? आपका अकिलीज टेंडन कैसे टूट गया है? जैसे ही उसने उससे इस बारे में पूछा, सिकंदर उस रहस्यमय आदमी को बताता है जिसने शुरू में उस पर हमला किया था और दूसरा हमला जिसमें उसने अपने अकिलीज कंडरा को तोड़ दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने अपना चेहरा साफ दिखाया। अलेक्जेंडर ने अखिल के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, मैंने उसे देखा, पूरे गुस्से और प्रतिशोध के साथ मुझ पर हमला कर रहा था। दा जॉन। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जॉन उससे कहता है, एलेक्स, उस आदमी ने आप पर हमला किया लेकिन 2 बार बख्शा। वह पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों में से एक होना चाहिए। आप ऐसा कैसे कहते हैं? सिकंदर से पूछा। याद करो दा, आपने अपने कुछ पीड़ितों की हत्या करते हुए कुछ सुराग पीछे छोड़े होंगे, जॉन ने कहा, जिसके बाद एलेक्स इशिका की अंगूठी के बारे में याद करता है। वह अखिल की पहचान का पता लगाता है। जल्द ही अखिल आदित्य के साथ आता है जो पुलिस टीमों को लेकर आए हैं। सिकंदर की पहचान के बारे में सभी जानते थे। अलेक्जेंडर और जॉन एडवर्ड दोनों कैपिटेटेड हैं। एक अभी भी बेहोश जॉन अगले दिन अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों के तहत आदित्य द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उन्हें अस्पतालों में भेजा जाता है। इस चरण के दौरान अखिल का विश्वसनीय अधीनस्थ यश अखिल का समर्थन करने के लिए उसके साथ जुड़ जाता है। वह सिकंदर और अखिल को आदित्य के नेतृत्व वाली पुलिस टीम से बचने की व्यवस्था करता है, जो अब असहाय है, चूंकि उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करना पड़ता है। दोनों कोयम्बटूर के थोंडामुथुर क्षेत्र में एक अलग सुविधा में अपने घावों का इलाज करवाते हैं। कुछ घंटों बाद अखिल को होश आता है और वह अपने माता यश को देखता है। उन्होंने उससे पूछा, अखिल, दा इस मिशन का उद्देश्य क्या है? आपने मुझसे जीपीएस ट्रांसमीटर लेने को कहा और मुझे मिल गया। यह अब किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। नहीं दा, ट्रांसमीटर वास्तव में उपयोगी था। मैं 2 बार उनकी जान बचा सकता था। उसी से मुझे उसकी चौंकाने वाली गतिविधियों और उसके आसपास के अतीत के बारे में पता चला था, अखिल ने उससे कहा। उनके लिए अज्ञात यह एक मुश्किल से सचेत सिकंदर ने सुना है। सिकंदर के अगले शिकार के बारे में और जानने के लिए अखिल उसे फिर से छोड़ देता है, लेकिन इस बार वह उसे चकमा देता है और एक फार्मासिस्ट का गला काट देता है, जबकि वह जुलाब चुराता है जिसका उपयोग वह ट्रांसमीटर को हटाने के लिए करता है। फिर उसे एक ट्रक स्टॉप पर एक ड्राइवर पर लगाता है जिसे वह बुरी तरह से पीटता है। इससे नाराज अखिल जॉन के अस्पताल के कमरे में जाता है। जब वह अस्पताल के कमरे में प्रवेश करने वाला था तो उसके अधीनस्थ यश ने उससे पूछा, अखिल, वे प्रभावित हैं बचपन के दिनों से दा, इसलिए उन्होंने बिना किसी दया के कई लोगों को मार डाला। उसका बदला क्यों लेना चाहिए? अच्छे की रक्षा के लिए, बुराई को नष्ट करने और धर्म को बहाल करने के लिए मैं बार बार आऊंगा। अगर क्रोध करुणा में बदल जाए तो कोई लड़ाई कभी नहीं होगी।
कोई भी पक्ष बहुमूल्य जीवन नहीं खोएगा यदि युद्ध करने वाले मानवता को हल्के में लेना बंद कर दें। और कोई भी परिवार अपने प्रियजनों को कभी नहीं खोएगा यदि लोग युद्ध पर शांति का सहारा लेते हैं। आप हमारे दर्द को नहीं जानते यश, आदित्य ने कहा। उनकी पत्नी की हत्या एक गैंगस्टर दानी की थी। उसने अपनी बेटी की खातिर उनसे बदला लिया। न्याय संगत। जबकि आपके मामले में यह ऐसे दा की तरह नहीं है, यश ने कहा। अखिल ने यश को थप्पड़ मारा और कुछ तस्वीरें, यादगार पल और वीडियो दिखाए जो उसने अपने फोन के जरिए इशिका के साथ बिताए थे। वह बताते हैं, मैंने अपने दिमाग में बहुत सी चीजों की योजना बनाई दा। आप मेरे दर्द को नहीं जानते दा। अगर आपकी बहन या प्रिय को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है तो क्या आप इस तरह बात करेंगे? मुझे बताओ दा, मुझे बताओ। आदित्य ने यश से कहा। यश, इन्हें भी छोड़ दो दा। उस समय वह 5 माह की गर्भवती थी दा। वह लड़का भी अपनी माँ के गर्भ से ही आया था। क्या वह एक माँ के महत्व को नहीं जानता है? हम उस तरह के साइकोस दा को माफ नहीं कर सकते। यह अन्याय का कार्य है, मैं कहता हूँ। यश आश्वस्त हो जाता है और कहता है, अखिल, कुछ भी हो या न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा दा। आदित्य भी उनका पूरा साथ देते हैं। अखिल और आदित्य जॉन के अस्पताल के कमरे में उससे पूछताछ करने के लिए प्रवेश करते हैं। मुझे बताओ दा, सिकंदर का अगला शिकार कौन होगा? आदित्य से पूछा। वहीं गुस्से में अखिल उसे घूरता है। जॉन थोड़ी देर हंसे और शुरू में पीड़िता के बारे में बताने से इनकार कर दिया। अखिल को बहुत देर से पता चलता है कि सिकंदर इंस्पेक्टर सुधीश और उनकी बेटी आराधना को निशाना बनाने जा रहा है। जैसा कि जॉन फिर हंसते हुए उनसे कहते हैं, इस बार भी आप पीड़ित को नहीं बचा सकते। तुम हार गए हो दोस्तों। गुस्से पर काबू पाने में असमर्थ अखिल पास का एक सर्जिकल चाकू लेता है और जॉन का जबड़ा बेरहमी से तोड़ देता है। सिकंदर इंस्पेक्टर सुधीश के पास पहुंचता है और डंबल से उस पर बेरहमी से हमला करता है। जब वह सुधीश की बेटी को चाकू से मारने वाला था, अखिल बीच में आता है और समय पर आता है। सिकंदर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, केवल आदित्य और उसकी पुलिस टीम को अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचने का पता लगाने के लिए। अखिल का बदला लेने से बचने के लिए सिकंदर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बनाता है और अखिल को यह बताते हुए कहता है, अखिल, आप फिर से हार गए हैं। चूंकि मैं स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। नियमों के अनुसार यदि आप मुझे मारते हैं तो आपको अपराधी बनाया जाएगा। वह जोर से हंस पड़ा। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए अखिल पुलिस की आंखों के सामने सिकंदर को चलाता है और उसका अपहरण कर लेता है। अखिल सिकंदर को अपने घर ले जाता है, जहां इशिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहां अखिल सिकंदर को प्रताड़ित करता है और उसे अस्थायी गिलोटिन के नीचे रखता है। शुरू में सिकंदर अखिल से कहता है, तुम मुझे मार डालोगे अखिल, लेकिन फिर भी आप नहीं जीते। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं है और अब से परिणामों की चिंता किए बिना अपने पीड़ितों को निशाना बनाया। जबकि आपकी एक पत्नी थी जिसे आप बचा नहीं पाए और आप बदला लेने का यह खूनी रास्ता अपना रहे हैं। अखिल की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके हाथ सिकंदर को पीटने के लिए खोजते हैं। बाद वाला अपने होश में आता है और सिकंदर से कहता है, क्या आपका कोई परिवार नहीं है ना? क्या आप अपनी सौतेली बहन, अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बेटी अधिया के बारे में भूल गए हैं? वे कुछ दिन पहले हैदराबाद से कोयम्बटूर पहुंचे हैं। इसके अलावा वे आपसे मिलने की कोशिश कर रही हैं। यह सुनकर सिकंदर घबरा गया और उससे पूछा, कैसे? आप यह कैसे जानते हैं? हमें ये जानकारी जॉन से मिली है। इससे पहले कि मैं उसकी जॉलाइन तोड़ता, उसने हमें ये बातें भी बताईं।
अखिल ने कहा और वह सिकंदर के परिवार द्वारा खोले जा रहे दरवाजे की आवाज सुनता है। इशिका की मौत और उसके खिलाफ एलेक्स के यौन हमले के बारे में याद दिलाते हुए अखिल गिलोटिन गिरा देता है और सिकंदर का सिर उनके पैरों पर लुढ़क जाता है। सिकंदर के मरने के साथ अखिल आदित्य और यश से मिलने जाता है, जहां से वह सिकंदर के परिवार को रोते हुए सुनता है, भावनात्मक रूप से टूट जाता है और सड़कों पर घुटने टेककर सड़क पर रोने लगता है, क्योंकि उसे इशिका की मौत की याद आ जाती है। फिर यश ने उसे यह कहते हुए सांत्वना दी, अखिल, पिछले दाग के बारे में भूल जाओ, चलो एक नया जीवन शुरू करते हैं, क्योंकि तुम्हारा खूनी बदला पूरा हो गया है। अध्यात्म, अखिल और यश अपनी कार में वापस अपने घर जाते हैं। जैसे ही आकाश अंधेरे पक्षों की ओर मुड़ता है, जबकि इशिका का प्रतिबिंब अखिल पर मुस्कुराता है।